हेलो नर्सिंग ऑफिसर। आज के ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग का जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो उड़ीसा में हुआ था उसी का पेपर का सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं, चाहे प्रीवियस ईयर का OSSC नर्सिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट का जो क्वेश्चन पेपर था वो भी डिस्कस कर रहे हैं, ये पोस्ट बेसिक का भी डिस्कस करेंगे, फिर MSc का जो क्वेश्चन आता है वो भी डिस्कस करेंगे, और हम लोग का जो BSc नर्सिंग का जो एंट्रेंस का जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि ये हेल्प मिल सके कि पता चल सके कि उड़ीसा का जो रिक्रूटमेंट आता है OSSC जो आता है वो इसी पेपर में हो सके कि इसी का जो क्वेश्चन है मे बी प्रीवियस अपकमिंग जो वैकेंसी आएगा OSSC जो कंडक्ट कर रहा है उसका ये पेपर का क्वेश्चन भी वो लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग OSSC का जो सिलेबस है एक एक करके हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हम लोग का वीडियो हम लोग 20-25 क्वेश्चन के लिए भी इतना लेंथ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक क्वेश्चन में हम लोग देखना जो भी हम लोग का अपकमिंग जो प्रीवियस जितना भी हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन कम है और टाइम ज़्यादा इसी लग रहा है क्योंकि एक क्वेश्चन में हम लोग 4-5 क्वेश्चन निकाल के उसका आंसर आप लोग को दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा लेंथी हो रहा है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक में जो क्वेश्चन है उसका क्या क्या आंसर था। 27 नंबर का जो क्वेश्चन था पूछा था वो है द मिनिमम यूरिन आउटपुट फॉर एन एडल्ट इन 1 आवर शुड बी। तो इसमें पूछा है कि एक मिनिमम पूछा है। ठीक है, मिनिमम यूरिन आउटपुट, ये सब ध्यान रखना, ये जो मिनिमम है इसको ध्यान रखना। मिनिमम और मैक्सिमम दो वर्ड है, तो इसमें मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम यूरिन आउटपुट पूछा है एक एडल्ट का 1 आवर में। तो एक्चुअली जो यूरिन आउटपुट होता है 4 आवर में, ठीक है, वो होता है 30 to 70 ml पर आवर होता है। ठीक है, उसी तरह हम अगर 24 आवर में देखेंगे तो एक हेल्दी जो एडल्ट है उसका 24 आवर में जो नॉर्मल यूरिन आउटपुट होता है वो 800 से 2000 ml होता है। ठीक है, ये एक रेंज है। अगर हम लोग बॉडी वेट में देखेंगे तो क्या होता है 0.5 से 1.5 ml पर kg पर आवर के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, तो सपोज एक अगर हेल्दी पेशेंट का बॉडी वेट 50 है तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करके अगर 0.5 भी निकाला पर केजी के हिसाब से और 1.5 के निकाला तो इसी रेंज में आएगा। ठीक है, तो इधर क्वेश्चन में क्या पूछा है हम लोग का जो मिनिमम यूरिन आउटपुट है वो कितना होना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 30 ml पर आवर जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28 में पूछा है द टर्म एथलेटिक फूड इज। तो एथलेटिक फूड मतलब क्या समझते हो ये क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन में जो दिया है इरिटेशन कैरेक्टराइज बाय इचिंग बर्निंग स्किन कॉज बाय फंगाई, स्पोर्ट्स वुमेन फूड, स्पोर्ट्स मैन फूड नॉन। ठीक है, ये दोनों तो नहीं है। ठीक है, ये टर्म एथलेटिक फूड मतलब स्पोर्ट्समैन को नहीं समझता है। इसका मतलब पैर में एक फंगल इन्फेक्शन के वजह से, ठीक है, क्या होता है इचिंग होता है, बर्निंग स्किन जैसा सेंसेशन होता है, उसको बोलते हैं एथलेटिक फूड। और ये एथलेटिक फूड का और एक नाम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग का इधर लिख देते हैं एथलेटिक फूड को
दूसरा नाम से हम लोग जानते हैं टीनिया पेडिस बोल के। ठीक है, क्या है? टीनिया पेडिस। ये एक फंगल इन्फेक्शन के वजह से पैर में हम लोग का इचिंग होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, उसी को बोलते हैं एथलीट फुट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है एथलेटिक फुट, और उसका दूसरा नाम है टीनिया पेडिस। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये स्केलेटल ट्रैक्शन 29 क्वेश्चन का हम लोग जो OSSC का जो नर्सिंग ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 2020 का क्वेश्चन में यही सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, मैं इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन अपकमिंग एग्ज़ाम में रिपीट ना हो। अगर रिपीट हो गया तो आप लोग इजीली अटेंड कर पाएंगे, इसलिए हम लोग ये सब पहले डिस्कस करेंगे। स्केलेटल ट्रैक्शन का आप लोग जाके देखा, वो सेम क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो स्केलेटल ट्रैक्शन कौन सा है हम लोग उस क्लास में देखे थे। क्या देखे थे हम लोग का ट्रैक्शन के बारे में? एक्चुअली जो ट्रैक्शन है वो था हम लोग का स्किन ट्रैक्शन एक था। ठीक है, और एक बार मैं बोल देता हूँ, और एक था स्केलेटल ट्रैक्शन। ठीक है, तो स्किन ट्रैक्शन एंड स्केलेटल ट्रैक्शन। स्किन ट्रैक्शन में क्या होता था, हम लोग का लार्ज स्क्रीन जो है, जो लार्ज एरिया स्किन में हम लोग क्या करते हैं कि एडेसिव एंड नॉन एडेसिव बैंडेज यूज करके ट्रैक्शन को यूज करते थे। ठीक है, जैसे कि हम लोग का एग्जाम्पल था, आप लोग ने सुना होगा गैलस ट्रैक्शन, ठीक है, और ब्रायन ट्रैक्शन, थॉमस प्लिन। ठीक है, ये सब स्किन ट्रैक्शन है। ठीक है, और स्केलेटल ट्रैक्शन क्या है? डायरेक्ट बोन में हम लोग क्या करते हैं, पिन व वायर डाल के ये क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग बोन में ट्रैक्शन देते थे। किसके मदद से? एक पिन व वायर में। ठीक है, ये हम लोग का रॉड सेप रहता था, रॉड यूज होता है। आप लोग ऑर्थोपेडिक वार्ड में क्या होगा तो देखा होगा कि जिसका पैर फ्रैक्चर होता है, वो लोग के जो हम लोग का जो नेलिंग होता है, और अगर कुछ इंटरनल रिडक्शन जब होता है, सर्जरी होता है, ठीक है, फ्रैक्चर को ट्रीटमेंट करने के लिए, तो ये पिन सब यूज होता है, उसको बोलते हैं स्केलेटल ट्रैक्शन। तो स्केलेटल ट्रैक्शन में जो बोला है, इसमें देखो स्टेनमैन पिन, ठीक है, स्केलेटन कुछ है नहीं, ऐसा कुछ ट्रैक्शन है नहीं। तो रोसेल ट्रैक्शन, ये रोसेल ट्रैक्शन आ गया हम लोग का स्किन का। ठीक है, रोसेल ट्रैक्शन ये स्किन का ट्रैक्शन है, ये भी नहीं है, नॉन ऑफ दे भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर है पिन और कैशियर वेयर। तो स्केलेटल ट्रैक्शन में हम लोग पिन और कैशियर वेयर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में था, सॉल्यूशन यूज्ड इन ओरल केयर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो कौन कौन सा सॉल्यूशन हम लोग ओरल केयर में यूज करते हैं, एक को छोड़ के। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है हम लोग का KMNO4, ये पोटासियम परमैंगनेट, ये भी यूज करते हैं। ठीक है, और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी यूज करते हैं। बेटाडिन भी यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये लेमन जूस हम लोग नहीं यूज करते। ठीक है, तो ये हो गया यूज इन ओरल केयर एक्सेप्ट लेमन जूस। तो उधर एक्सेप्ट पूछा है, तो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का ये जो लेमन जूस है, ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब करेक्ट आंसर है लेमन जूस, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोमी रिस्टेंस आर यूज्ड इन। मोमी रिस्टेंस कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? चाइल्ड में यूज करते हैं, ये स्मॉल चिल्ड्रन में हम लोग मोमी रिस्टेंट
यूज करते हैं। जब हम ट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम ये सब भी डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। रेजिस्टेंस एक चैप्टर है हम लोग का। रेजिस्टेंस में एक फिजिकल आता है, फिजिकल रेजिस्टेंस, और एक केमिकल आता है, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी क्लास में। फिजिकल में ये जो मम्मी रेजिस्टेंस है, ये हम लोग का फिजिकल रेजिस्टेंस है, जो कि बच्चे को रेजिस्टेंस करने के लिए मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है स्मॉल चिल्ड्रन। टेंडलेनबर्ग पोजीशन यूज टू प्रिवेंट, ठीक है। तो ये एक पोजीशन का क्वेश्चन है। टेंडलेनबर्ग पोजीशन में क्या होता है, हम लोग का जो हेड है वो, वैसे ये पैर है और ये हेड है। हेड क्या होता है हम लोग का डाउन रहता है, ठीक है, और ये जो पैर है वो ऊपर में रहता है। इसको बोलते हैं टेंडलेनबर्ग पोजीशन। और रिवर्स टेंडलेनबर्ग में क्या होता है, हम लोग का ये जो पैर है ये ऊपर में रहता है और हेड जो है वो डाउन रहता है पेशेंट का, ठीक है। ये टेंडलेनबर्ग पोजीशन है और इसको बोलते हैं रिवर्स टेंडलेनबर्ग पोजीशन, ठीक है। क्या है ये? रिवर्स टेंडलेनबर्ग पोजीशन है। तो टेंडलेनबर्ग पोजीशन हम कब देते हैं? ऑप्शन है शॉक, एस्पिरेशन, डिस्निया और बैकएक। तो इसका करेक्ट आंसर है शॉक। शॉक में क्यों देते हैं? क्योंकि जब शॉक होता है, पेशेंट में जब शॉक में रहता है तो क्या होता है, उसका ब्लड प्रेशर कम रहता है, ठीक है। तो शॉक में अगर शॉक कंडीशन में ब्लड प्रेशर कम होने से हम टेंडलेनबर्ग देने से यही फायदा होगा, क्योंकि हम लोग का ब्रेन को सफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए फंक्शन के लिए, ठीक है। तो ये पोजीशन में करने के लिए ब्रेन को सफिशिएंट ब्लड सप्लाई मिलेगा, ठीक है, और पेशेंट का जो कंडीशन है वो और डिटोरेट नहीं होगा, ठीक है। तो टेंडलेनबर्ग पोजीशन यूज होता है शॉक के लिए, और होता है अगर पेशेंट का कॉर्ड प्रोलैप्स है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो एक फीमेल पेशेंट, प्रेग्नेंट पेशेंट का कॉर्ड प्रोलैप्स है तो हम उसको देंगे टेंडलेनबर्ग पोजीशन। रिवर्स टेंडलेनबर्ग पोजीशन कब देंगे? हम देंगे GERD केस में, ठीक है। ये जो रिवर्स टेंडलेनबर्ग पोजीशन, जो पैर नीचे रहता है और रिवर्स टेंडलेनबर्ग में ये पैर होगा और हेड हम लोग का ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये GERD केस में हम लोग यूज करते हैं। गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में ये हेल्प करता है कि जो हम लोग का स्टोमक कंटेंट है वो रिफ्लेक्स ना हो, ठीक है। तो ये दो पोजीशन हो गया। डिस्निया में एस्पिरेशन के लिए हम लोग सेमीफाउलर पोजीशन देते हैं, ठीक है। एक बार इधर क्लियरली लिख देता हूँ सबके बारे में। तो शॉक के लिए हम लोग दिया टेंडलेनबर्ग पोजीशन, टेंडलेनबर्ग पोजीशन, ठीक है। एस्पिरेशन के लिए हम लोग दिया सेमीफाउलर पोजीशन, ठीक है। और अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है, कॉन्शियस पेशेंट है तो सेमीफाउलर पोजीशन, और अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो हमें लेफ्ट लेटरल पोजीशन में देना है पेशेंट को, ठीक है। क्वेश्चन का मीनिंग समझ के आंसर देना है। डिस्निया में देते हैं हाई फाउलर पोजीशन, ठीक है। और बैकएक में भी हम लोग उसको, अगर बैकएक हो रहा है तो बैकएक का ऐसा कुछ पोजीशन नहीं हो सकता, सिटिंग पोजीशन है, कौन सा किसके वजह से बैकएक हो रहा है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक गलत ऑप्शन दिया है, इसके लिए ऐसा कुछ पोजीशन अगर ऐसा कुछ फिक्स्ड पोजीशन नहीं है बैकएक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर निडिस्ट्रिक्ट सेफ्टी एंड प्रिवेंशन एक्ट वाज पास्ड इनटू लॉ इन। तो निडिस्ट्रिक्ट जो सेफ्टी एंड प्रिवेंशन एक्ट है वो कब पास हुआ था, वही पूछा है। ये पास हुआ था हम लोग का नवंबर के 2000 साल में, नवंबर मंथ में ये पास हुआ था। ठीक है, लेकिन ये इफेक्टिव काम करना कब किया था हम लोग का, अप्रैल 18, ये में भी पूछ सकता है, जान लीजिए। तो ये पास हुआ था नवंबर 2000 साल का नवंबर में। और इफेक्टिव होना, काम करना कब शुरू किया, लॉ लागू कब हुआ, इसका जो डेट है वो है हम लोग का अप्रैल 18, 2001। ठीक है, कितना में, अप्रैल 18, 2001 में लागू हुआ। ठीक है, मैं भी ये रिपीट कर सकता है। ये सब नेगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से अगर याद नहीं रहेगा तो अटेंड नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी इज प्रोपाउंस्ड बाय। तो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी किसने दिया था, हम लोग का सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी दिया था डोरोथिया ओरेम। ठीक है, कौन, ये जो डोरोथिया ई ओरेम हम लोग का सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी दिए थे। ठीक है, वैसे वर्जीनिया हेंडरसन ने हम लोग का जो 14 बेसिक नीड है वो दिए थे। वर्जीनिया हेंडरसन ने क्या दिया था, 14 बेसिक नीड का जो थ्योरी है वो वर्जीनिया हेंडरसन दिए थे। ठीक है, तो बूथ एंड भी नहीं हुआ, करेक्ट होगा हम लोग का डोरोथिया ओरेम। और एक पूछता है जो इन्वायरमेंटल थ्योरी। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंटल जो थ्योरी है वो दिया था हम लोग का फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डायरेटिक्स। तो डायरेटिक्स का फंक्शन क्या है, मेरा डायरेटिक्स का ही डिटेल क्लास है यूट्यूब में, उसके सब डायरेटिक्स डिस्कस किया गया है। तो डायरेटिक्स का काम है ये यूरिन का फ्लो को बढ़ाता है। ठीक है, यूरिनेशन को बढ़ाता है, ये सबको पता होगा। डायरेटिक्स में हम लोग का कितना टाइप्स का है, एक है लूप्ड डायरेटिक, ठीक है, और एक है थायजिट है। इसके बारे में हम अभी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, मेरा है क्लास ऑलरेडी, जिसको अगर डायरेटिक्स के बारे में जानना है तो आप लोग वो वीडियो जाके देखिए। ठीक है, उसमें डिटेल्स में सब डायरेटिक के टाइप्स, उनका फंक्शन, किडनी के कौन सा पार्ट में फंक्शन करता है और कौन सा पेशेंट को कौन सा डायरेटिक देना है, सब डिटेल्स में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो डायरेटिक्स का फंक्शन ये है कि वो यूरिन का आउटफ्लो को बढ़ाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, द पेन विच इज रिड्यूस बाय वन ऑफ द वेरियस न्यूरोसर्जिकल प्रोसीड नोन एज। ठीक, तो एक न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर करके जो पेन को रिड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कौन सा पेन को रिड्यूस करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो हम लोग जो न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर करके, ठीक है, न्यूरो सर्जिकल प्रोसीजर से पेन को रिड्यूस करने, पेन जो रिड्यूस होता है उसको बोलते हैं हम लोग, उसका एक नाम है, उसको बोलते हैं नोसिसेप्टिव पेन। क्या बोलते हैं, नोसिसेप्टिव पेन। ये यूज होता है, ये प्रोसीजर यूज होता है हम लोग का क्रोनिक पेन को ट्रीटमेंट करने के लिए।
ठीक है। अगर किसी पेशेंट का क्रोनिक पेन हो रहा है, जैसे हुआ एक कैंसर पेशेंट हुआ और प्रोलॉन्ग अगर पेन रह रहा है एक पेशेंट को, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी नर्व को हम लोग सर्जिकल प्रोसीजर से उसको उसी नर्व को सर्जिकल प्रोसीजर से हम लोग डीएक्टिवेट करके क्या करते हैं, हम लोग का जो पेन सेंसरी जो रिसेप्टर है उसको बंद करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं नोसिसेप्टिव पेन प्रोसीजर, जिसको एक न्यूरोलॉजिकल सर्जरी के हिसाब से हम लोग क्रोनिक पेन को ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्रोनिक पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्शन अल्कोसिस इज द अदर नेम ऑफ। ये जो कॉन्ट्रैक्शन अल्कालोसिस है, इसको दूसरा नाम से हम लोग मेटाबॉलिक अल्कालोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस इसका करेक्ट नाम है। ठीक है, तो जब हम लोग का बॉडी से एक्सेसिव वाटर लॉस होता है और डिहाइड्रेशन के वजह से होता है हम लोग का अल्कालोसिस व मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, जिसको दूसरा नाम से कॉन्ट्रैक्शन अल्कालोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, द एबनॉर्मल स्वीटिश एंड फ्रूटी ऑर्डर फॉलोइंग यूरिनेशन इंडिकेट। ठीक है, तो इसमें पूछा है एबनॉर्मल स्वीटिश एंड फ्रूटी ऑर्डर आ रहा है यूरिन से, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये जो होता है इसको हम लोग एसीटोन के वजह से होता है। करेक्ट आंसर है एसीटोन, और इसको कीटोन बॉडी भी बोलते हैं, कीटोन की वजह से होता है। कीटोन की वजह से अगर कीटोन बॉडी में प्रेजेंट रहेगा तो यूरिन में क्या देखने को मिलेगा आपको, यूरिन में हमको स्मेल आएगा। कैसा स्मेल आएगा, स्वेटिश और फ्रूटी ऐसा स्मेल आएगा। ये किसके वजह से होता है, ये होता है हम लोग का डीके, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के वजह से हमको यूरिन में पेशेंट के, जब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है तो बॉडी में हम लोग का कीटोन बढ़ जाता है, जिसके वजह से एसिडोसिस होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। ठीक है, क्यों होता है, जब बॉडी में कीटोन बढ़ जाता है तो एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। उसी में आपको स्वीटिश एंड फ्रूटिश ऑर्डर, आपको पेशेंट जब ब्रीथ भी लेता है तो भी आपको एसीटोन ब्रीथ बोलते हैं उसको। अगर डीके पेशेंट है तो आपको एसिडिक ब्रीथ भी आपको स्मेल होगा पेशेंट के पास में, और उसका यूरिन में भी स्वीटिश एंड फ्रूटी कलर बोले उसका जो ऑर्डर है वो यूरिन में भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये डीके पेशेंट में दिखाई देता है कीटोन के प्रेजेंस की वजह से, और कीटोन को एसीटोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, सडन इरेसिबल स्लीप अटैक इज टर्म है। तो इसमें पूछा है कि सडन विदाउट एनी वार्निंग अगर एक पेशेंट मतलब सो जा रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग नार्कोलेप्सी। ठीक है, क्या बोलते हैं, नार्कोलेप्सी बोलते हैं। ये एक साइकेट्रिक डिजॉर्डर है। इसमें क्या होता है, जो क्लाइंट है वो सडनली आपको मिलेगा कि सडनली वो सो जाता है। ठीक है, बात करते करते भी सो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं नार्कोलेप्सी। ठीक है, तो इसमें और एक ऑप्शन दिया गया है, देखो सेक्रेटरी के कुछ ऑप्शन है, टर्म है, टर्मिनोलॉजी, उसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है
सोमनाबुलिज्म। ठीक है, सोमनाबुलिज्म को बोलते हैं स्लीप वॉकिंग, मतलब सो के जो लोग चलते हैं उसको बोलते हैं सोमनाबुलिज्म, स्लीप वॉकिंग। नार्कोलेप्सी अभी बोला सडन स्लीप, सडनली पेशेंट सो जाएगा, बात करते करते सो जाएगा, कहीं पे भी वो रुकेगा भी तो सो जाएगा, उसको बोलते हैं नार्कोलेप्सी। नेक्स्ट हाइपरसोम्निया, जो लोग दिन रात सोते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपरसोम्निया, एक्सेसिव स्लीपिंग। ठीक है, क्या है? एक्सेसिव स्लीप को बोलते हैं हाइपरसोम्निया। और इंसोम्निया मतलब डिस्टर्ब इन स्लीप, डिस्टर्ब इन स्लीप। ठीक है, तो ये 4 हम लोग का साइकेट्री का जो टर्मिनोलॉजी है और उसका मीनिंग। ठीक है, तो इस बार अगर आपको नार्कोलेप्सी के बारे में पूछा है तो नेक्स्ट में भी सोमनाबुलिज्म व हाइपरसोम्निया व इंसोम्निया के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है ब्रुक्सिज्म रेफर्स टू, ब्रुक्सिज्म मतलब दांत को, मतलब दोनों दांत को रगड़ना व बाइट करके एक साउंड जो क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं ब्रुक्सिज्म। ठीक है, उसको टूथ ग्राइंडिंग भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर है हम लोग का ब्रुक्सिज्म का मतलब है टूथ ग्राइंडिंग। ठीक है, बाकी और एक 3 ऑप्शन दिया है। नाइटमेयर्स, नाइटमेयर्स का मतलब है ये होता है हम लोग का अनप्लीजेंट ड्रीम, जो आप लोग को स्ट्रेस में डाल सकता है या एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रेस्पॉन्स कॉज कर सकता है। ठीक है, क्या है इसका मतलब है? नाइटमेयर्स का मतलब एक अनप्लीजेंट ड्रीम्स which can cause a strong emotional response, strong इमोशनल रेस्पॉन्स। आपको एक बुरा सपना देखा जिसका वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, उसको बोलते हैं नाइटमेयर्स। ठीक है, वैसे नॉक्चुरल एनोरेसिस का मतलब बेड वेटिंग को बोलते हैं नॉक्चुरल, जो है नॉक्चुरल एनोरेसिस को बोलते हैं बेड वेटिंग। बच्चे लोग जो बिस्तर में पेशाब कर देते हैं उसको बोलते हैं नॉक्चुरल एनोरेसिस। और स्लीप वॉकिंग एक मेडिकल, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, स्लीप वॉकिंग का मतलब क्या था? सोमनाबुलिज्म। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41 का डिटेल्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा था। फॉर्गेटिंग लेसन ऑन द सोल ऑफ फूड कॉज बाय पैपिलोमा वायरस इज कॉल्ड। तो जो HPV वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के वजह से, HPV वायरस के वजह से फूड में एक लेसन हो जाता है, फंगल के टाइप का एक लेसन हो जाता है सोल में, उसको बोलते हैं प्लांटर वाट्स। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है प्लांटर वाट्स। ये एक फंगल इन्फेक्शन है, सॉरी ये एक पैपिलोमा वायरस के वजह से होता है, उसको बोलते हैं प्लांटर वाट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम फॉर आईडी इंसर्शन इज। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस
आईयूडी का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस बोलते हैं इसको, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो ये आईयूडी का इंसर्शन का एप्रोप्रिएट टाइम कौन सा है? ऑप्शन में दिया है मिड साइकिल मेंस्ट्रुएशन, विद इन 10 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और लास्ट डे एनी टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जस्ट इमीडिएट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर ए, मिड साइकिल मेंस्ट्रुएशन, जो 3 to 5 days है, ठीक है, उसी के बीच में हम लोग आईयूडी इंसर्शन करते हैं, ठीक है। विद इन 10 days करेंगे तो ये बहुत डिले हो जाएगा, ठीक है। एनी टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आप एनी टाइम में अगर लास्ट में करोगे या फास्ट में करोगे तो क्या होता है, जस्ट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन अगर हम लोग फास्ट डे में अगर करेंगे तो ड्यू टू हैवी ब्लीडिंग, ठीक है, हैवी ब्लीडिंग में क्या हो सकता है, हम लोग का जो आईयूडी है वो मिसप्लेस और रिमूव भी हो सकता है, ठीक है। तो मिड साइकिल में जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड का मिड साइकिल में हम लोग आईयूडी इंसर्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 44, मल्टी लोड डिवाइस रेफर्स टू। तो हम लोग का जो आईयूडी है, ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन और सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन है। तो ये जो मल्टी लोड डिवाइस है ये है हम लोग का सेकंड जनरेशन का आईयूडी है, और हम लोग का जो कॉपर टी है, ठीक है, ये भी सेकंड जनरेशन का आईयूडी डिवाइस है। कॉपर टी ऐसे टी शेप का आता है, जिसमें इधर भी हम लोग का कॉपर रहता है और ये साइड में भी कॉपर रहता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी लोड डिवाइस, और ये हम लोग का सेकंड जनरेशन का आईयूडी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनी पिल्स कंटेंट्स, जो मिनी पिल्स है, ठीक है, उसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन रहता है, ठीक है, मिनी पिल्स में ओनली प्रोजेस्टेरॉन इन स्मॉल क्वांटिटी में रहता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, हेपाटाइटिस बी इज अदरवाइज नोन एज। तो हम लोग का जो हेपाटाइटिस है वो कितना है, ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। तो ये 4 वायरल है, ठीक है। तो बी को हम लोग बोलते हैं सीरम हेपाटाइटिस, ठीक है, और बैक्टीरियल हेपाटाइटिस जो है वो हम लोग का वो जो नाइजीरिया गोनोरी है उसके वजह से हो सकता है, ठीक है, एक्यूट हेपाटाइटिस हो सकता है। तो ऑप्शन 46 का करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सीरम हेपाटाइटिस इज अदरवाइज नोन एज हेपाटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉमनेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हुकवर्म इज। तो हुकवर्म जो है ये मैकेनिकल वेक्टर में होता है, परक्यूटेनियस भी होता है और फीको ओरल भी ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, मेडिकल रिहेबिलिटेशन मीन्स। जो रिहेबिलिटेशन होता है उसका मतलब क्या है मैं पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए, ठीक है। मेडिकल रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या है, रिस्टोरिंग रिटेनिंग द फंक्शनल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ए पेशेंट। एक पेशेंट का फंक्शनल एबिलिटी को रिगेन करना और रिस्टोर करना को बोलते हैं हम लोग रिहेबिलिटेशन। जैसे कि सपोज एक
फ्रैक्चर पेशेंट है, ठीक है, फ्रैक्चर पेशेंट है और वो खुद अपना फ्रैक्चर की वजह से अपना काम नहीं कर पा रहा है ठीक से, डेली रूटीन नहीं कर पा रहा है, तो ये रिहेबिलिटेशन जैसे कि फिजियोथेरेपी हुआ, ठीक है, फिजियोथेरेपी करवा के उसका एबिलिटी को बढ़ाना, उसका जो फंक्शनल एबिलिटी है उसको इंक्रीज करना व रिस्टोर करना को बोलते हैं मेडिकल रिहेबिलिटेशन, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे बाकी क्वेश्चन।